चलिए, मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। ठीक है, तो इसके पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को थोड़ा जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, और अपने सर्किल के जितने भी भाई बंधु दोस्त महिम जो भी हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि अब धीरे धीरे आपका इतिहास का जो पार्ट है वो ख़त्म होने के कगार पे चल रहा है। ठीक है, यानी कि अब आप 30% जो 40% है वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आपकी मतलब कि सभी लोगों को जुड़ने के लिए छूट ना जाए, समझ गए। और जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे वीडियो से वो इस वीडियो को आज देख ले और हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ प्ले लिस्ट से सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था, तो समुद्रगुप्त पढ़ा था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी नाती भी कहा जाता है, देहित्र भी कहा जाता है। बचपन का नाम इसका क्या था, कांच। बचपन का नाम क्या था, कांच। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए समुद्रगुप्त जो था वो एक बार ऐसा पीसीएस में सवाल आपसे पूछा हुआ था। ठीक है, कि समुद्रगुप्त, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, तो देखिए समुद्रगुप्त की नीति जो थी वह मतलब कि आक्रमण और विस्तारवादी थी। आक्रमण करना और विस्तारवादी भी उसका था। तो ऐसा सवाल आपसे एक बार पूछा हुआ था पीसीएस में कि अशोक निम्नलिखित में से कौन सा राजा अशोक के विपरीत मतलब कि विपरीत था। ठीक है, तो यही समुद्रगुप्त जो था अशोक का विपरीत था, क्योंकि समुद्रगुप्त ने क्या किया था, युद्ध नीति त्याग दिया था। लेकिन इसका नीति क्या था कि युद्ध नीति भी था और क्या था, विस्तारवादी भी इसका नीति था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की अगर नीति पूछे, नीतियां, तो इसका नीतियां कैसी थी, तो दो था। पहला क्या था, आक्रमण था और विस्तारवादी। ठीक है, क्या था, विस्तारवादी था। ठीक है, तो और ये अशोक का विपरीत भी था। ठीक है, इसके आगे हम लोग चलते हैं तो सबसे पहले इसने उत्तर के 9 राज और दक्षिण के 12 राज, उत्तर के 9 राज और दक्षिण के 12 राज को क्या कर लिया था, जीत लिया था। ठीक है, थोड़ा इस वीडियो को अकेले बनाना पड़ता है तो थोड़ा सब सेटलमेंट करना पड़ता है। चलिए, तो उत्तर के 9 राज और दक्षिण के 12 राज जीत चुका था। ठीक है, तो इसकी विस्तार पूरा भारत के अब दक्षिण क्षेत्र तक भी इसका क्या हो गया था, और यहाँ से ये टैक्स उछलना भी आपको चालू कर दिया था। ठीक है, जिसके कारण ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा है 3 समुद्रों का पानी पीता था। जैसे कि आप देखेंगे कि ये जो नीचे का भाग है इस तरीके से भारत, तो यहाँ क्या है, अरब, ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर नीचे क्या था, हिंद महासागर। तो ये क्या था कि ये पूरा दक्षिण के जो 12 राज थे उस समय वो क्या कर लिया था, जीत लिया था समुद्रगुप्त। तो इसके इतिहासकार जो थे, ठीक है, इतिहासकार का नाम भी हम बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये उत्तर के 9 राज और 12 राज दक्षिण के जीतने के बाद इसे क्या कहा गया, इसे धरनी बंध कहा गया। क्या कहा गया, धरनी बंध कहा गया। जिसके कारण देखिए इतिहासकार B.S. स्मिथ, कौन थे, B.S. स्मिथ ने मतलब कि ऐसा कहा था, इसका मतलब कि इसका नेपोलियन से तुलना किया था। ठीक है, किससे, नेपोलियन से। B.S. स्मिथ इतिहासकार जो थे इसने नेपोलियन से क्या किया था कि इसकी तुलना किया था। और पुराणों में ऐसा कहा गया है कि इसका घोड़ा, देखिए पुराणों में ऐसा कहा गया है कि इसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। 3 समुद्र का क्या करता था, पानी पीता था। यहाँ पे मैंने आपको समझा ही दिया कि 3 समुद्रों का पानी कैसे पीता था। तो इधर के पूरे दक्षिण के 12 राज्यों पर इसका कब्जा हो गया था। तो इधर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर की सभी जगह का वो पानी पीता था। ठीक है,
अब चलिए, एक बार ऐसा है कि श्रीलंका का एक राजा जो कि इंडिया में, भारत में उस समय मतलब कि बौद्ध की मंदिर बनवाना चाहता था, ठीक है। तो उसने अपने राजदूत को समुद्रगुप्त के पास भेजा, ठीक है। तो समुद्रगुप्त ने आज्ञा देकर बौद्ध मंदिर क्या कर लिया, बनवा लिया, ठीक है, बौद्ध मंदिर को बनवा लिया। अब इन सारे युद्धों के बाद, इन सब युद्धों को जीतने का जो मतलब कि ये मिलता है प्रयाग प्रशस्तीकरण, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से, किससे, अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से इन सब युद्धों की भी मतलब की जानकारी आपसे क्या होती है, मिलती है, ठीक है। अब इसे क्या था कि कविराज भी कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कविराज, कविराज, क्योंकि इससे कविताओं में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता था। तो पूछता है ये सवाल कि निम्नलिखित में से कौन कविराज की उपाधि धारण की थी। तो समुद्रगुप्त जो था वो कविराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। अब चलिए, अब कुछ इसके बारे में, सिक्का उक्का के बारे में बात जान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या था कि मतलब कि संगीत प्रिय भी था, ठीक है। तो इसलिए इसके सिक्के पर जिस समय ये अपना सिक्का जारी किया था उस समय एक तरफ वीणा बजाते हुए, दूसरा स्टार मार के लिख लेंगे कि वीणा बजाते हुए, ठीक है, वीणा बजाते हुए, और सब थी सेना के वेशभूषा में, किसके, सेना के वेशभूषा में, ठीक है, सेना के वेशभूषा में भी दिखाया गया है। यानी कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो एक तरफ यह वीणा बजाते हुए इसका चित्र था और दूसरे तरफ इसके सेना मतलब कि सेना का वेशभूषा का चित्र था, ठीक है। लेकिन इसके समय जो सबसे प्रचलित सिक्का था यो मयूर शैली का था। किसका, मयूर शैली, ठीक है। तो आपसे सवाल पूछता है कि वीणा बजाते हुए सिक्का किसके काल में, तो समुद्रगुप्त के काल में था। और समुद्रगुप्त के काल में सबसे प्रमुख सिक्का कौन था, तो मयूर शैली का सिक्का था, ठीक है, मयूर शैली का सिक्का था। तो इस तरीके से जितने सारे इंपॉर्टेंट समुद्रगुप्त के आपके सवाल हुए मैंने बता दिया। इसके बाद एक अयुग शासक रामगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद कौन आता है, तो रामगुप्त। अब देखिए, रामगुप्त जो था एक अयुग शासक था। इसकी पत्नी का नाम देवी था, ठीक है। जिस तरीके से चंद्रगुप्त प्रथम का कुमार देवी था, लेकिन इसका केवल एंड केवल क्या नाम था, देवी था, ठीक है। क्या नाम था, तो देवी था। तो इसके बाद समुद्रगुप्त के बाद कौन आया, तो रामगुप्त। इसकी पत्नी का नाम था देवी। इसकी पत्नी का नाम क्या था, देवी, ठीक है। अब इसका एक छोटा भाई, रामगुप्त का छोटा भाई, ठीक है, कौन सा, छोटा भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है। तो आप देखिए, अब क्या था कि एक तो रामगुप्त था और देवी बहुत सुंदर उस समय थी, ठीक है। तो रामगुप्त एक अयोग्य शासक था, वो शासक करने लायक नहीं था। तो क्या हुआ कि धीरे से ये अपना कनेक्शन चंद्रगुप्त के साथ बना लिया, ठीक है। कौन, देवी, यानी कि रामगुप्त की जो पत्नी थी वो चंद्रगुप्त के साथ क्या हुआ, फंस गई। इसके कारण क्या हुआ कि इन लोग का प्रेम प्रसंग आगे बहुत चलने लगा और चंद्रगुप्त मौर्य ने देवी के साथ मिलकर रामगुप्त यानी कि अपने भाई की क्या कर दिया, हत्या कर दिया, ठीक है। रामगुप्त की हत्या कर और इससे क्या कर लिया, शादी कर लिया, ठीक है। अब इन सब चीजों की जानकारी विशाख दत्त की पुस्तक, ठीक है, इन सब चीजों की जानकारी, इन दोनों की कहानी के बारे में जो जानकारी आपको मिलती है वह विशाख दत्त की पुस्तक से आपको क्या मिलती है, ठीक है। तो ये सवाल आपसे पूछता है कि देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रेम प्रसंग का आपको किसके पुस्तक से मिलता है, तो विशाख दत्त की पुस्तक से आपको क्या मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है। देवी ने षड्यंत्र रच के और अपने ही पति का, रामगुप्त का क्या कर दिया, हत्या करवा दिया, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग अगला राजा पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय। किसका,
चंद्रगुप्त आपका द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम लोग जानते हैं और आज आप लोग को मैं पूरा का पूरा जो भी हो बता दूंगा, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो शकों का अंत करके विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। किसका? शकों का अंत करके किसका उपाधि धारण किया? तो आपको विक्रमादित्य, ठीक है। आपका किसका? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। देखिए विक्रमादित्य की उपाधि आपको उधर भी पढ़ना था, पीछे भी, वहां भी आपने पढ़ा, ठीक है। तो इस विक्रमादित्य का मतलब क्या होता है? सूरवीर। इसका अगर अर्थ आपसे पूछ दे कि विक्रमादित्य का मतलब क्या होता है, तो आपका सूरवीर क्या होता है? सूरवीर, ठीक है। विक्रमादित्य का मतलब होता है सूरवीर। और टोटल इतिहास में कितने लोगों ने मतलब कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो ये आपके 14 लोगों ने पूरे इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। समझ में आ गया? कितने लोगों ने? तो 14 लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने एक चांदी का सिक्का चलाया, चांदी का सिक्का चलाया, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य को न्याय के लिए जाना जाता था। सबसे प्रमुख ये किस लिए था? न्याय के लिए था। तो ये सवाल हमेशा पूछता है कि आपको चंद्रगुप्त द्वितीय को किस लिए जाना जाता था? तो न्याय के लिए जाना जाता था। और यह न्याय करने के लिए एक बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा रखवाया था, जिस पर बैठ के ये न्याय को क्या करता था? न्याय करता था, ठीक है। ठीक है। अब देखिए एक सवाल ऐसा पूछा जाता है पीसीएस वगैरह में कि गुप्त वंश के समय में या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में किस धर्म को सबसे ज्यादा मतलब कि बढ़ावा मिली, माने बढ़ा? तो हिंदू धर्म, ठीक है। एक जानकारी आप लिख लेंगे, हिंदू धर्म, ठीक है। तो केवल चंद्रगुप्त द्वितीय में नहीं बल्कि मतलब जितने भी गुप्त वंश चले हैं उन सबों में हिंदू धर्म को बढ़ाया गया है, ठीक है। किसको? हिंदू धर्म को बढ़ाया गया है। इसी के मतलब कि दरबार में 9 रत्न रहते थे। कौन से? कितने रत्न? 9 रत्न। तो ये पूछता है सवाल कि किसके राज दरबार में 9 रत्न रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आपका 9 रत्न रहते थे, जिसमें से कभी कभी वो पूछ लेता है कि इन 9 रत्नों में सबसे फेमस कौन था? तो सबसे फेमस कालिदास, ठीक है। दूसरा धनवंतरी, ठीक है। दूसरा धनवंतरी अमरदास, ठीक है। और धनवंतरी, ठीक है। कभी कभी ऐसा एसएससी में आप बैठेंगे तो डायरेक्ट ही छोटा सा सवाल पूछ ले कि धनवंतरी कौन था, ठीक है। तो एक वैद्य था, यानी कि चिकित्सक था। धनवंतरी कौन था? तो वैद्य था, ठीक है। धनवंतरी में आप लिख लेंगे वैद्य, ठीक है। यानी कि ये क्या था? चिकित्सक था। कालिदास के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, रामदास, धनवंतरी। तो टोटल 9 रत्नों में से सबसे फेमस यही लोग थे, ठीक है। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। अब देखिए, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही काल में विदेशी यात्री जो है फाहियान आया था, ठीक है। कौन सा? फाहियान। ये सब चीज जो है 1 लाइनर क्वेश्चन आपसे एकदम रिपीट करके पूछता है। तो आपको ये चीज याद होना चाहिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ही चीनी यात्री, कौन? चीनी यात्री, ठीक है। चीनी यात्री, कौन सा चीनी यात्री आया था? फाहियान आया था, जिसकी चर्चा कहां से मिलती है? तो फो क्यू की, ठीक है। फो क्यू की से जानकारी मिलती है। तो ये 1 लाइनर जो सवाल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन आया था? तो चीनी यात्री जो फाहियान वही आया था। और इसका विवरण कहाँ से मिलता है? तो फो क्यू की से आपको क्या होता है? इसका विवरण मिलता है, ठीक है।
ये सवाल आपके चंद्रगुप्त द्वितीय से हो गए। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला आता है कुमारगुप्त। कौन सा? कुमारगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन सा है? कुमारगुप्त। तो देखिए कुमारगुप्त जो था जैसे मैंने बताया था कि चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बट गई थी, हीनयान और महायान। तो ये क्या था कि महायान शाखा को फॉलो करता था। किसको? महायान शाखा को फॉलो करता था। महायान शाखा के लिए ही नालंदा विश्वविद्यालय का क्या किया? स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की इसने क्या किया कि स्थापना किया, और इसी को नालंदा विश्वविद्यालय को ही महायान का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। ठीक है, इसी को नालंदा विश्वविद्यालय को ही आप यहां से कर लेंगे कि इसको महायान शाखा का क्या बोला जाता है? ऑक्सफोर्ड बोला जाता है। महायान शाखा का ही ऑक्सफोर्ड बोला जाता है। तो विश्व का पहला, देखिए ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था, अगर इससे आपसे एक सवाल और पूछता है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है जिसमें हॉस्टल की सुविधा थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय ही ऐसा है जिसमें हॉस्टल की सुविधा थी। तो इससे एक और सवाल यहां से आप लिख लेंगे कि हॉस्टल की सुविधा यहीं पे थी। हॉस्टल की सुविधा आपको इसी में थी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि विश्व का प्रथम अगर आपसे पूछे, यहां से नोट में कर लेंगे कि विश्व का प्रथम अगर विश्वविद्यालय पूछे, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय अगर आपसे पूछता है तो ये आपका हो जाएगा तक्षशिला। ठीक है, और इसको बनवाया था तो कौन था? तो तक्ष राजा ने बनवाया था। और ये प्रेजेंट टाइम में अभी कहाँ है? तो ये आपका पाक में है। ठीक है, कहाँ पे है? तो पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि 1198 में, ठीक है, 1198 में ऐबक का सेनापति जो बख्तियार खिलजी था, किसका? ऐबक का सेनापति। किसका? ऐबक का सेनापति। ठीक है, ऐबक का जो सेनापति था उसका नाम क्या था? बख्तियार खिलजी। ऐबक का जो सेनापति था वह बख्तियार खिलजी था, जिसने आपको नालंदा विश्वविद्यालय की क्या कर दी? ध्वस्त कर दी। तो आपसे ये भी सवाल पूछता है कि किसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया? तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने में बख्तियार खिलजी का मेन मकसद था। और इसने इसलिए किया कि जब वहाँ पे गया तो देखिए, शिक्षा ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आप जाते हैं तो वहाँ पे सब लोग एक समान होते हैं। वो राजा घर का हो या मतलब कि रंग घर का हो, चाहे जो भी हो, गरीब हो अमीर हो, सब वहाँ पे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जब ये बख्तियार खिलजी वहाँ पे पहुँचा तो उसका आदर भाव जो हमारे भारतीय संस्कृति में है उस तरीके से किया गया। लेकिन इसको लगा कि जो टीचर है, चाहे मतलब कि जो वहाँ के गुरु हैं, वो उठ के हमें क्यों नहीं प्रणाम कर रहे हैं? तो ये हमारे संस्कृति में नहीं सिखाया गया है कि एक शिक्षक किसी को जाके वो मतलब कि प्रणाम करे। ठीक है, तो इसी से ये गुस्सा कर, देखिए इसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि इसका आदर भाव, दूसर का ईर्ष्या कि मेरे पास इतने अच्छे विद्वान नहीं है। ठीक है, और एक चीज और भी था उस समय कि अगर जिस क्षेत्र को हथियाना है उसको क्या करना है? ध्वस्त करना है। तो इन तीन कारणों से बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया? ध्वस्त कर दिया। और आपको पता होना चाहिए कि नालंदा विश्वविद्यालय में ब्लॉक टाइप की बनी हुई थी। उस समय शिक्षा का सोचिए कि स्तर कितना अच्छा था कि हर एक ब्लॉक में 35 रूम बनाए गए थे और एक रूम में एक ही लड़के रहते थे। और उसी इलाके में हर एक चीज़ की फैसिलिटी भी आपको दी गई थी कि एक कुआं रहता था और एक चबूतरा बनाया रहता था। हर एक ब्लॉक में अलग अलग सब्जेक्ट के लोग नहीं बल्कि एक ही सब्जेक्ट के लोग रहते थे। वैसे बहुत सारे ब्लॉक बने हुए थे और एक ब्लॉक में 35 रूम रहता था, यानी कि एक ब्लॉक में 35 रूम तो 35 लड़के रहते थे। उसी में कुआं रहता था, चबूतरा रहता था, खाना बनाने के लिए चूल्हा भी रहता था। ठीक है, तो चबूतरे पे टीचर बस जाते थे और वहीं पे जमीन पे क्या होता था
कि बच्चे बैठ के उनसे शिक्षा लेते थे। जैसे कि ये ब्लॉक टाइप का अगर है आपका, ठीक है, तो ये ऐसे करके रूम ऐसे बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे चबूतरा है, यहाँ सब लोग को बैठ के बनाना है, ठीक है। तो एक ब्लॉक में 35 रूम रहता था और एक रूम में एक ही लड़के रहते थे, ठीक है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे ब्लॉक थे। तो एक ब्लॉक जैसे ये मान लीजिए कि आपका ज्योग्राफी है, तो इसमें केवल एंड केवल ज्योग्राफी के ही बच्चे रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये नालंदा विश्वविद्यालय की बहुत ही मतलब बेहतरीन ढंग से उसको बनाया गया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त आया। कौन आया? स्कंदगुप्त, ठीक है। कुमारगुप्त के बाद कौन सा आया? तो स्कंदगुप्त आया, ठीक है। अब हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, ठीक है। स्कंदगुप्त जो था, आपको याद होगा कि मैंने पढ़ाया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कि उसने सुदर्शन झील का क्या किया था? निर्माण करवाया था। और सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था और उसी में रुद्रदामन ने उसे पुनः निर्माण करवाया था। तो जब ये एक बार अपने समय से गुजर रहा था तो वहां पे देखा उसने कि मतलब कि ये जो ईसा के जन्म से 400 वर्ष पहले और ईसा के जन्म के 400 बाद, मतलब कि ईसा के जन्म से 400 पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने उस झील को बनवाया था और ईसा के 400 वर्ष बाद रुद्रदामन ने इसका पुण्य निर्माण करवाया था। यानी कि टोटली 800 वर्ष के बाद मतलब कि उसने करवाया। तो क्यों ना मैं भी इसको पुण्य निर्माण करवाऊं। तो इसने भी नीचे क्या किया कि सुदर्शन झील का क्या करवाया था? पुण्य निर्माण, ठीक है। सुदर्शन झील का इसने क्या किया था? पुण्य निर्माण करवाया था। वहीं पे जैसे कि मान के चले कि ये आपका झील है, वहीं पे ये ऐसे एक मतलब कि शिलालेख था, उसी पे लिखवाया था कि मैं चंद्रगुप्त मौर्य इस सुदर्शन झील का निर्माण कर रहा हूँ। और उसी के नीचे रुद्रदामन ने लिखा है कि मैं रुद्रदामन इस झील का पुण्य निर्माण करवा रहा हूँ। और इसने भी स्कंदगुप्त ने भी लिखवाया था कि मैं स्कंदगुप्त इस झील का पुण्य निर्माण करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा इसने स्कंदगुप्त ने क्या किया कि एक अलग से अभिलेख लिखा, ठीक है, एक अलग से अभिलेख लिखा। और इस अभिलेख में स्कंदगुप्त ने लिखा कि हुंड जिसको क्या कहते हैं, हुंड का आक्रमण के बारे में चर्चा किया। हुंड आक्रमण की क्या की चर्चा की इसमें, ठीक है। तो यहीं से पता चलता है कि स्कंदगुप्त के समय ही हुंड ने आक्रमण किया था, ठीक है। तो जैसे कि इसने अभिलेख में हुंड ना लिखकर मलेच्छ लिखा था। जैसे गांव देहात में आप जाएंगे तो नहीं नहाने वाले लोग को क्या कहते हैं? मलेच्छ। तो उसी तरीके से ये लोग इसने स्कंदगुप्त ने अपने अभिलेख में लिखा कि मैंने मलेच्छों को हराया, ठीक है। तो बाद में इतिहासकारों ने ऐसे पता किया कि इसके समय में किसने आक्रमण किया था? तो हुंडों ने आक्रमण किया था। तो सवाल ऐसा पूछा जाता है कि हुंडों का आक्रमण किस समय हुआ था, किसके समय में? तो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। स्कंदगुप्त ने हुंडों को हराकर क्या किया था? भेज दिया था, ठीक है। इसके बाद आता है स्कंदगुप्त के बाद आपका आता है, ठीक है, भानुगुप्त, ठीक है, भानुगुप्त, ठीक है। तो भानुगुप्त से ओनली और एक ही क्वेश्चन होता है कि भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा का मतलब कि एरन अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो सवाल यहाँ से 3 ही सवाल पूछा जाता है कि एरन अभिलेख से किस चीज की चर्चा है? तो सती प्रथा की है। सती प्रथा की चर्चा मतलब किस कहाँ से मिली है? तो एरन अभिलेख से मिली है। एरन अभिलेख किस राजा का है? तो भानुगुप्त का है। वो किस वंश के हैं? तो गुप्त वंश के हैं। बात खत्म, ठीक है। इसके बाद ये क्या हुआ कि गुप्त वंश जो है छोटे छोटे मतलब कि एथी में सामंत में बंटने लगे और इनका अंतिम शासक विष्णुगुप्त, ठीक है, अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त, ठीक है। कौन था अंतिम शासक? विष्णुगुप्त, ठीक है। तो देखिए विष्णुगुप्त यहाँ से स्कंदगुप्त ने हुंडों को क्या किया था? हरा के भेजा था। लेकिन जब हुंड वापस गए तो फिर से परिपूर्ण तैयारी कर जब गुप्त वंश पे आक्रमण किए तब तक उस समय राजा कौन बन गया था? विष्णुगुप्त, ठीक है। और विष्णुगुप्त उतना ज्यादा मतलब कि योग्य शासक नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ कि हुंडों ने इनको हरा दिया। और इसके बाद ये लोग क्या हुआ कि छोटे छोटे मतलब कि हारने के बाद ये इधर उधर भाग गए। तो इनमें से
सामंत जो थे, मतलब कि जो मंत्री वगैरह जो थे, वो इधर उधर मतलब कि भाग गए। हुंड क्या था, बाहरी जो आक्रमणकारी थे वो आक्रमण करते थे, यहाँ से लूटपाट करके चले जाते थे। लेकिन ये लोग क्या हुए, तितर बितर हो गए। तो गुप्त वंश जो था इस समय क्या हुआ कि आपका ये खत्म समाप्त हो गया, और इसके जो मतलब कि छोटे छोटे पार्टों में ये क्या हुआ कि विभक्त हो गया, यानी कि इसके जो सामंत थे वो फिर से क्या हो बिखर गए। तो इसके प्रमुख सामंत, ठीक है, सबसे प्रमुख अगर सावंत आपसे पूछे तो सबसे प्रमुख सामंत आपसे हो जाए पुष्पभूति। पुष्पभूति। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि हुंडों के आक्रमण के बाद गुप्त वंश जब छोटे छोटे सामंतों में बट गया तो उसका प्रमुख सामंत कौन सा, तो पुष्पभूति था। ठीक है, तो देखिए मैं कोशिश आपको कर रहा हूं कि एक एक चीज आपको इतिहास में बताते हुए चलूं, कहानी की तरह सुनाते चलूं कि आपके दिमाग में ये चीज छप जाए और आप कभी भी भूल ना पाए, आपका पेपर अच्छा जाए और आप जल्दी से जल्दी जॉब लें। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे थोड़ा बोल रहा हूँ, बार बार ये रिपीटेशन करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के साथ थोड़ा ज़्यादा प्यार दिखाएं, इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, और अपने जितने सारे सर्किल के लड़के हैं, भाई बंधु हैं, सबको इस वीडियो के साथ जुड़े। अब देख रहे हैं कि प्रॉपर ढंग से आपके पास क्या चला, इतिहास चल रहा है। ठीक है, तो चलिए हमारे वीडियो को जुड़ने के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।